स्टूडेंट, दिस इज़ द न्यू चैप्टर वेव ऑप्टिक्स। बेटा इसमें हम लोग जो है लाइट के फिनोमेना को डिस्कस करने वाले हैं और लाइट को हम वेव एज्यूम करके चलेंगे। इसके पहले आप लोगों ने देखा था कि हमने लाइट को रे की तरह ट्रीट करके लाइट के कुछ फिनोमेना को डील किया। जैसे आपने कहा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, है ना, और उसमें इमेज, ऑब्जेक्ट, इन सब चीज़ों को हमने देखा और वो कॉन्सेप्ट वहाँ पर हमने डिस्कस किया। लेकिन लाइट तो वेव है, ठीक है ना। कुछ ऐसे फिनोमेना हैं जो कि सिंपल रे से हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो लाइट को हमें वेव मानना पड़ेगा। तो लाइट के नेचर को बहुत सारे साइंटिस्ट थे, वन बाय वन करके उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया कि लाइट का नेचर कैसा है और लाइट जो है किस तरीके से प्रोपोगेट कर रही है, लाइट कैसे, लाइट जो है आगे लाइट के साथ क्या जा रहा है, लाइट क्या है, उसको एक्सप्लेन किया गया वन बाय वन करके। तो सबसे पहले हमने बताया आपसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पॉइंट आउट किया गया है कि लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि जिसको कि हमारी आई क्या करती है, सेंस करती है और सेंस करके ऑब्जेक्ट को देखती है। ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ेगी, वहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आँखों पे गिरेगी, ठीक है ना। तो हमारी आंखें जो है उस ऑब्जेक्ट को देख पाती है, ठीक है ना। तो कहते हैं कि विच गिव्स द सेंसेशन, लाइट क्या है, हमको सेंसेशन ऑफ विजन टू आई, ठीक है ना। सम ऑफ द फिनोमेना एसोसिएटेड विद द लाइट आर, कुछ ऐसे फिनोमेना जिनको हमें डील करना है अपनी 12th के चैप्टर में, उनको मैं आपको बताऊंगा। हालांकि बहुत सारे फिनोमेना हैं जिनको अभी नहीं बताना आपको है, बट कुछ जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपको पढ़ने हैं, उनको मैं वन बाय वन करके डिस्कस करता हूं। जैसे आपने कहा कि यहाँ पर देखिए रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ये तो आपने पढ़ा भी रे ऑप्टिक्स में कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अगर लाइट किसी प्लेन सरफेस पे पड़ती है तो बाउंस बैक होती है उसी मीडियम में और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए वो रिफ्लेक्ट होती है। इसके बाद आपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखा, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम को एंटर करती है तो वो क्या है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल, जो स्नेल्स लॉ है उनको भी आपने देखा रे ऑप्टिक्स में। डिस्पर्सन ऑफ लाइट को भी आपने रे ऑप्टिक्स से डील कर लिया है। लेकिन अब आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये क्या है, ये भी लाइट का एक फिनोमेना है कि जब दो लाइट वेव, जब दो लाइट बीम आपस में मिलती हैं, जैसे एक बल्ब आपने कहा कि यहाँ पर है, ठीक है ना, और एक मान लो एक सोर्स यहाँ पर है और S1 मान लो, एक सोर्स यहाँ पर आपका, इसको S2 मान लो। अब यहाँ से लाइट मान लो चली, है ना, मान लो कोई पॉइंट यहाँ पर है, उसको P पॉइंट पर एनर्जी पहुँची, S1 से जो चली एनर्जी वो P पॉइंट पे पहुँच गई और S2 से भी एनर्जी चली और वो लाइट एनर्जी जो है जाकर के P पॉइंट पर पहुँची। तो अब P पॉइंट पर दो एनर्जी पहुँच रही हैं, दो सोर्सेस उसको भेज रहे हैं, एक S1 और एक S2। अब यहाँ पर क्या एनर्जी होगी भाई, यहाँ पर लाइट की एनर्जी कुछ और है अकेले, यहाँ पर कुछ और है। लेकिन जैसे ही दोनों लाइट आपस में क्या कर गई, जिस पॉइंट पर सुपर इम्पोज कर गई, उस पॉइंट पर जो लाइट की इंटेंसिटी है, लाइट की एनर्जी है, वो क्या होगी, है, उसको हमें देखना है। तो यही जो फिनोमेना, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी आपको P पॉइंट पर मिलती है, कभी कभी एनर्जी जो है बढ़ के मिलती है, जिसे बोलते हैं ब्राइटनेस, और कभी कभी क्या होती है, एनर्जी कम होती है, इंटेंसिटी कम होती है, तो उसे बोलते हैं डार्कनेस। तो ब्राइट एंड डार्क, इस प्रकार से जब भी दो लाइट वेव आपस में सुपर इम्पोज करती हैं तो स्क्रीन पर जब इसे सुपर इम्पोज कराएंगे हम लोग, तो स्क्रीन पर कहीं पर डार्क फ्रिंज, फ्रिंज का मतलब एक लाइन बनती है स्क्रीन पर, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ऐसे फ्रिंजेस बनती हैं, लाइन बनती जाती हैं। ये जो पैटर्न हमको स्क्रीन पर दिखता है ना, ऐसे होती है स्क्रीन। तो अब यहाँ पर लाइन बनेगी, हम 2D में दिखा नहीं पाएंगे ऐसे। तो देखिए ये ब्राइट है, ब्राइट है, रेड को आप ब्राइट मान लो और इसके बाद जो गैप है उसको डार्क मान लो। तो ऐसे डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, ये जो इंटेंसिटी, जो लाइट का पैटर्न आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ता है, ये तब दिखाई पड़ता है कि जब दो लाइट वेव आपस में सुपर इम्पोज होते हैं। इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, लाइट का आपस में सुपर इम्पोज होना। और सुपर इम्पोज होकर के वो जो पैटर्न दिखाते हैं
डार्क ब्राइट उसी की स्टडी की गई। तो ये जो इंटरफेरेंस के पैटर्न को जब स्टडी की गई तो उसको हम लाइट को रे से हम क्या है मान करके इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अगर आप लाइट को रे मानते हो, सिंपल रे मानते हो, तो लाइट को आप एक्सप्लेन, अरे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, तो लाइट को आपको एज ए वेव ट्रीट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू हाइगेंस। तो वो चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी इंटरफेरेंस जो है वो रे ऑप्टिक्स से डिस्कस नहीं हो पाया, तो हमें उसको वेव की तरह एज्यूम करना पड़ेगा। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी हमें लाइट को वेव मानना पड़ेगा। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ऐसे सारे बहुत सारे फिनोमेना हैं जिनको हम वेव ऑप्टिक्स से डील कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप आ गए स्कैटरिंग ऑफ लाइट में, तो आप बता दें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इन दोनों को जो है, ये जो फिनोमेना लाइट से क्या है वो रे ऑप्टिक्स से डील नहीं हो पा रहे थे। एक साइंटिस्ट का नाम था हाइगेंस, ठीक है, मैं यहाँ पर पॉइंट करता हूँ। साइंटिस्ट का नाम क्या था बेटा जी? हाइगेंस। उसने क्या किया, अप्रॉक्सीमेटली 1678 में उसने माना कि जो हमारी लाइट है ना, ये जो हमारी लाइट है ये लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है। ये तो उसने कहा कि हमारी जो लाइट है वो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, अब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव लाइट को एज्यूम करके पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। इसके बाद जब लाइट का एक नया फिनोमेना मिला कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अब पोलराइजेशन ऑफ लाइट को जब इन्होंने एक्सप्लेन करना चाहा तो हाइगेंस का जो कॉन्सेप्ट था उससे वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मतलब इस फिनोमेना को अगर आपने कहा कि लाइट, ये इसको एक्सप्लेन करने के लिए हाइगेंस फेल हो गए। हाइगेंस की जो वेव थियरी थी कि लाइट लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है, उससे वो क्या उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, किसको, पोलराइजेशन ऑफ लाइट को, ठीक है ना। तो एक साइंटिस्ट का नाम आया जिसका नाम था मैक्सवेल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी। तो मैक्सवेल ने क्या दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी। तो मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी से जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट है उसको भी एक्सप्लेन कर लिया गया, ठीक है ना। मतलब मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इन सबको वो एक्सप्लेन कर ले गई। मतलब ये बहुत ही पॉपुलर थियरी बनी और इसको ही लेकर के ये माना गया कि मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी जो हाइगेंस ने बोला है कि वेव है, ये अच्छी बात है, उन्होंने यहाँ तक अच्छा कहा है, बट वो जो बोल रहे हैं कि लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है, वो वहाँ पर उनका ड्रॉबैक था। और तो मैक्सवेल ने बोला कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्या है, लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और लॉन्गिट्यूडनल ना होकर के वो क्या है, ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है ना। ये ट्रांसवर्स वेव इन्होंने ये क्या बोलते हैं कि ये अलग साइंटिस्ट ने बताया था, बट मैक्सवेल ने ट्रांसवर्स वेव को लेकर के बनाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी। और उन्होंने कहा कि लाइट जो है ट्रांसवर्स नेचर रखती है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन होता है और वेव एनर्जी प्रोपोगेट होती है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपोगेशन वेक्टर, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। और इसकी थियरी को मान्यता मिली और बहुत ही पॉपुलर हुई। बहुत मतलब मोस्टली जितने भी ऑप्टिकल फिनोमेना हैं, लाइट के फिनोमेना हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी से एक्सप्लेन कर दिए गए। अब इधर आपका क्या आ गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रमन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, इनको जो है मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी एक्सप्लेन करने में अनेबल हो गई, ठीक है ना, एक्सप्लेन नहीं कर पाई वो। तो ये बहुत ही बड़ी बात आई कि भाई स्कैटरिंग ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक, स्पेशली क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात आई। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या स्कैटरिंग ऑफ लाइट या ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इनको जो है
एक्सप्लेन करने के लिए, है ना, मेनली किसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात आई, बाद में स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात आई। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रमन इफेक्ट, जो ये कॉम्पटन इफेक्ट और बहुत सारे इफेक्ट हैं लाइट के, इसके लिए जो है इनको एक्सप्लेन करने के लिए मैक्स प्लैंक क्वांटम थियरी आई। ये क्वांटम प्लैंक्स क्वांटम थियरी आई, जिसमें ये माना गया कि जो लाइट है उसके पास जो एनर्जी है वो एच न्यू के बराबर है, इसको बोलते हैं फोटोन। मतलब जो लाइट है वो पार्टिकल है, क्या है, वो पार्टिकल है। और वो नहीं पार्टिकल है जो एक बार हम अभी बताएंगे आपको कि न्यूटन की कार्पस्कुलर थ्योरी में भी न्यूटन ने माना था कि वो पार्टिकल है, लेकिन न्यूटन वाला जो पार्टिकल है बहुत पहले जो न्यूटन ने माना था वो पार्टिकल अलग है, और ये जो फोटोन का पार्टिकल अलग है। ये फोटोन आपका मासलेस होता है, और बड़ी स्टैंडर्ड थ्योरी मानी गई। क्वांटम थ्योरी के आने के बाद लाइट में बहुत सारे रिसर्च हुई, बहुत सारी उसमें चीज़ें सामने आई। तो सबसे पॉपुलर थ्योरी प्लैंक क्वांटम थ्योरी, और उसको बोलते हैं पार्टिकल थ्योरी बोलते हैं। तो बस दो ही थियरी पॉपुलर हुई, एक मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और एक प्लैंक क्वांटम थ्योरी। और ये अब प्लैंक क्वांटम थ्योरी जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए प्लैंक क्वांटम थ्योरी को आइंस्टाइन ने लेके चला डुअल नेचर बना करके, कि भाई पार्टिकल नेचर हमारी लाइट है, तो उससे इसको एक्सप्लेन कर दिया गया। और ऊपर जितने फिनोमेना हैं सब क्या माना गया कि वेव नेचर से एक्सप्लेन हुई। तो लाइट के कुछ फिनोमेना को वेव से ही एक्सप्लेन कर पाएंगे, और कुछ ऐसे फिनोमेना हैं जिनको हम फोटोन मान के लाइट को एक्सप्लेन कर पाएंगे। इस प्रकार से लाइट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया और कहा गया कि लाइट हैज़ डुअल नेचर, पार्टिकल भी है और वेव भी है। कोई बच्चा अगर ये पूछे कि क्या सर हम प्लैंक क्वांटम थियरी से डिस्पर्सन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो कहेंगे नहीं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्लैंक क्वांटम थियरी जो है पार्टिकल नेचर शो करती है, और डिस्पर्सन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने के लाइट को वेव मानना पड़ेगा। ये जो फिनोमेना आप देख रहे हो ना कि पोलराइजेशन के ऊपर, ये सारा का सारा जो है, जब लाइट को वेव मानोगे तभी इसको एक्सप्लेन कर पाओगे। और वो वेव कौन सी मानेंगे, मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कि भाई वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हाइगन्स की नहीं। वो तो हम लोग पढ़ेंगे हाइगन्स के बारे में, हाइगन्स ने क्या पहले प्रपोज किया, क्या एज्यूम किया, लेकिन बाद में मैक्सवेल की ईएम वेव थ्योरी को अंतिम जो है कि मतलब लास्ट में इसको क्या कहा गया कि यही वेव थ्योरी जो है लाइट को पूरा पूरा एक्सप्लेन कर पाएगी। और जहाँ पर ये फेल हुई वहाँ पर प्लैंक्स ने अपनी क्वांटम थ्योरी दी, वहाँ से क्वांटम थ्योरी से क्या है, हमने लाइट को पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर लिया कि जो फिनोमेना हो रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कॉम्पटन इफेक्ट में, रमन इफेक्ट में, वो कैसे हो रहे हैं। तो वेव को लेकर के हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो मैंने बताया कि यहाँ पर टू अंडरस्टैंड दैट द फिनोमेना लाइट एनर्जी वाज डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज बेस्ड ऑन द वेरियस थियरीज आर गिवन बाय द, एक पार्टिकल नेचर ऑफ पार्टिकल थियरी ऑफ लाइट जिसे बोलते हैं क्वांटम थियरी ऑफ लाइट, और एक वेव थियरी ऑफ लाइट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैक्सवेल की वेव थियरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी। इन दोनों को लेके हमने पूरा का पूरा डिटेल में उसको एक्सप्लेन किया। तो लाइट को किस तरीके से समझाया गया, बताया गया, वो मैंने आपको समझा दिया। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है अब हमें पढ़ना क्या है, हमारे जो टॉपिक में है वो हाइगन्स की थियरी है। हाइगन्स ने जो बोला था, क्योंकि हाइगन्स की कुछ बातें सही थी, क्योंकि हाइगन्स ने माना था कि हमारी लाइट वेव है, जो कि बिल्कुल सही था, ठीक है ना। वो अलग बात है कि उसने कंडीशन डाल दी थी कि लॉन्गिट्यूडनल है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आई तो मैक्सवेल को आना पड़ा, ठीक है ना। तो सबसे पहले लाइट के बारे में किसी ने सोचा तो वो न्यूटन था सबसे पहले स्टार्टिंग में। वो अलग बात है कि उसने जो भी कुछ सोचा वो हाइपोथेटिकल था, उसका अपना एक अपना सोचना था, उसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। उसने फिनोमेना को देख करके थियरी बनाई कि जो फिनोमेना नेचर में हो रहे हैं, रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसको देख करके अपनी थियरी बनाई। वो अपने मन से उसने इमेजिन किया और उस थियरी को उसने प्रपोज किया, लोगों के सामने रखा और प्रपोजल दिया लोगों को। भाई देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि समझना इस बात को कि न्यूटन की जो कार्पस्कुलर थियरी है वो क्या कहती है। न्यूटन ने क्या इमेजिन किया, न्यूटन ने कहा कि जो हमारे पास लाइट है उसमें से जो लाइट जो बाहर जा रही है वो लाइट क्या
क्या है लाइट। वो उसने कहा वो कार्पस्कल्स हैं। न्यूटन ने किया न्यूटन कार्पस्कुलर थियरी, और 1675 में न्यूटन ने ये बात कही कि जो लाइट बाहर निकल रही है वो लाइट जो है कार्पस्कल से मिलकर, कार्पस्कल का मतलब पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, और ये लाइट बाहर की तरफ जा रही है। तो कार्पस्कल्स दिया और उस पार्टिकल का नाम दिया कार्पस्कल्स। और उसने जो है कि कुछ फिनोमेना को तो इस कार्पस्कल्स मान करके एक्सप्लेन कर दिया कि लाइट का मतलब है कार्पस्कल्स, पार्टिकल्स। और उसने कहा कि इस तरीके से देखो, ये देख रहे हैं आप, ये जो है लाइट इस तरीके से बाहर की तरफ जा रही है, पार्टिकल के फॉर्म में फैल रही है चारों तरफ। और इस तरीके से न्यूटन ने इस चीज़ को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। बट ये सब उसका जो एक्सप्लेनेशन था वो एक स्टोरी थी, एक उसकी सोच थी, कोई इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। लेकिन फिर भी लोगों ने इसको बहुत लंबे तक टाइम तक इसको माना, न्यूटन की वेव थियरी को, न्यूटन की पार्टिकल थियरी को। उसी टाइम पर हाइगन्स ने भी अपनी वेव थियरी दी थी, लगभग 2-3 साल के अंतर में। लेकिन फिर भी हाइगन्स को उतना लोगों ने सपोर्ट नहीं किया जितना न्यूटन को मानते रहे। वो 200-250 साल के बाद एक फोको नाम का साइंटिस्ट आया जिसने न्यूटन की एक कॉन्सेप्ट को रॉन्ग किया कि स्पीड ऑफ लाइट, न्यूटन ने क्या बोला था पहले कि स्पीड ऑफ लाइट जो है रेयर मीडियम में स्लो चलेगी। लाइट जो है रेयर मीडियम में स्लो चलती है और डेंसर में फास्ट चलती है, उल्टा बोल दिया था न्यूटन ने। और इस कॉन्सेप्ट को लोग बहुत दिनों तक मानते रहे, मतलब 150-200 साल तक मानते रहे। तो बाद में फोको नाम का एक साइंटिस्ट आया, उसने कहा नहीं, न्यूटन की बात जो है वो सही नहीं है। वास्तव में लाइट जब रेयर मीडियम में होती है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है और डेंसर में कम हो जाती है। जब इस बात को देखा गया और न्यूटन की उसने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया, तब जाकर के लोगों जो लोग थे उनका जो सोचना था कि नहीं यार, इसका मतलब हाइगन्स की थ्योरी में दम होगा, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज उसको इग्नोर कर दिए थे, न्यूटन की कार्पस्कुलर थ्योरी को ही लेकर लोग चल रहे थे। खैर एनीवे, ये स्टोरी की बात है, उतना हमें डिटेल में नहीं जाना है। तो जो न्यूटन ने अपना कॉन्सेप्ट बताया, मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, तो न्यूटन ने क्या बोला कि लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम पार्टिकल कॉल्ड द कार्पस्कल्स। स्ट्रीम पार्टिकल छोटे छोटे हैं। दिस थ्योरी एक्सप्लेन रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। मतलब जो लाइट का नेचर है कि वो स्ट्रेट लाइन पाथ पर ट्रेवल करती है। तो उसने कहा कि ये जो कार्पस्कल्स निकल रहे हैं ये भी स्ट्रेट लाइन ही मूव करते हैं। तो कार्पस्कल्स भी क्या है, स्ट्रेट लाइन ही मूव करते हैं। तो लाइट को कार्पस्कल्स मान करके लाइट के पहले फिनोमेना को डील कर दिया गया कि रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। फिर उसने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात की। उसने कहा कि सब लोगों ने पूछा भाई लाइट रिफ्लेक्ट कैसे हो रही है, तो उसने कहा ऐसा है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ये सरफेस ऐसे है, ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पर है और ये कार्पस्कल्स आ रहे हैं। जैसे ही सरफेस पर कार्पस्कल्स आते गिरते हैं, सरफेस क्या करता है, कार्पस्कल्स को रिपेल कर देता है। तो इससे उसने रिफ्लेक्शन को भी क्या कर दिया, डील कर दिया, रिपल्सन दे करके कि सरफेस कार्पस्कल्स को रिपेल करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम को जाती है। एक मीडियम मान लो इंटरफेस है, यहाँ से लाइट आई, मान लो लाइट ऐसे बेंड होकर यहाँ चली गई। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट कैसे जा रही है, उसने कहा वास्तव में जो कार्पस्कल्स हैं जैसे ही इंटरफेस पे गिरते हैं तो जो दूसरा मीडियम उसको अट्रैक्ट कर लेता है, इसलिए वो दूसरे मीडियम में चले जाते हैं। ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन को भी उसने इस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है कि अट्रैक्शन के हिसाब से। कलर्स ऑफ लाइट में को भी उसने एक्सप्लेन किया। लोगों ने कहा भाई लाइट में अलग अलग कलर्स हैं तो ये ऐसा क्यों है, तो उसने कहा कार्पस्कल्स की जो साइज होती है वो अलग अलग होती है, इसलिए कलर क्या है, हमको अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार जो है न्यूटन ने कलर ऑफ लाइट को भी एक्सप्लेन कर दिया। बट न्यूटन की जो प्रॉब्लम थी वो कहाँ आके फंसी, जो जो न्यूटन का जो कार्पस्कुलर थियरी थी उसने प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट किया, जब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट फिनोमेना देखा गया कि लाइट में एक नया टाइप का फिनोमेना जिसे बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी लाइट का एक फिनोमेना लाइट में हो रहा था। जब कार्पस्कल्स मान के इन दोनों फिनोमेना को डील किया गया वो इसको एक्सप्लेन करने में अनेबल हो गया, नहीं कर पाया एक्सप्लेन। ठीक है ना। तो तब जाकर के जब अभी एक्सप्लेन तो कर नहीं पाया फिर भी लोग इसको मानते रहे,
और मैं बता दूं, हाइगन्स की जो वेव थियरी आई थी वो अप्रॉक्सीमेटली 1678 में आई थी, न्यूटन से 3 साल के बाद। लेकिन इस थ्योरी को बिल्कुल नहीं माना गया। कार्पस्कुलर थ्योरी मानते ही गए लोग, जो उसका एजम्पशन था, क्योंकि उसको न्यूटन का जो है सोसाइटी में दबदबा था, लोग उसको ज़्यादा प्रीफर करते थे, उसकी बात को मानते थे, इसलिए उसकी बात को लगातार माना गया। इसको इग्नोर करते गए लोग, जबकि न्यूटन से बेहतर थ्योरी थी ये हाइगन्स वेव थ्योरी। तो जब लगभग हमें लगता है लगभग 1850 में, अप्रॉक्सीमेटली 1850 में एक फोकोल्ट नाम का साइंटिस्ट आया, उसने न्यूटन के एक कॉन्सेप्ट को गलत किया कि लाइट की स्पीड के बारे में, जो उन्होंने बोला था कि रेयर मीडियम में लाइट स्लो चलेगी, डेंसर में फास्ट चलेगी, उसको फोको ने गलत किया एक्सपेरिमेंटली। फिर लोगों ने हाइगन्स की वेव थियरी पर सोचना शुरू किया कि लगता है कि हाइगन्स ने जो बोला है वो लगता है उसमें कुछ सच्चाई है। तो हाइगन्स ने बोला कि भाई सबसे पहली बात कि जो आपके ये जो लाइट है उसमें कार्पस्कल्स नहीं है, कार्पस्कल्स नहीं है, पार्टिकल्स उसमें नहीं है, ठीक है ना। लाइट वास्तव में लाइट एनर्जी है, वही एनर्जी आगे बढ़ रही है, लेकिन कैसे आगे बढ़ रही है? वेव फ्रंट के फॉर्म में आगे बढ़ रही है। लाइट का अपना एक वेव फ्रंट बन रहा है, लाइट जा रही है, वेव फ्रंट बन रहा है, वो वेव फ्रंट आगे गया, वो और आगे गया, इस प्रकार से इसको उसने वेव फ्रंट माना। ये पूरा का पूरा पार्टिकल, ये पूरा का पूरा वेव फ्रंट है। तो बल्ब अगर है तो बल्ब के चारों तरफ क्या है? स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। बिल्कुल आप उसको आप इमेजिन करो कि एक मेम्ब्रेन टाइप का स्फेरिकल मेम्ब्रेन है, लेकिन वो जो आप मान रहे हो ना, वो वास्तव में क्या है? वो लाइट ही है, पूरा का पूरा लाइट ही स्फेरिकल शेप में है, और वो लाइट स्फेरिकल शेप आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा बस इसी को उसने कहा कि पार्टिकल नहीं, ये आपका वेव फ्रंट है। ये क्या है? ये वेव फ्रंट आपका आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो हाइगन्स की वेव थियरी क्या थी कि एवरी लाइट सोर्स प्रोड्यूसेस सम डिस्टर्बेंस इन द सराउंडिंग, ठीक है। डिस्टर्बेंस मतलब एनर्जी वो छोड़ रहा है, विच प्रोपोगेट एट स्पीड ऑफ लाइट। ये भी सही है कि जो डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहा है, एनर्जी जो एनर्जी जा रही है उसकी क्या स्पीड है? स्पीड ऑफ लाइट से वो मूव कर रही है। ये तो उसने थियरी अपनी दी। बाद में उसने कॉन्सेप्ट दिया कि इसका वेव फ्रंट का, कि लाइट क्या है, उसके अंदर क्या बना, लाइट क्या चीज़ है, कि कैसे लाइट जा रही है। जैसे हम अगर कहीं के जा रहे हैं रोड पे तो कहेंगे सर आप जा रहे हो, आप देख रहे हो, हमारे जाने का पाथ भी देख रहे हो, हमको भी समझ रहे हो कि आप चल रहे हो। वैसे लाइट क्या है? तो उसने बताया कि लाइट जो है वो वेव फ्रंट के फॉर्म में आगे बढ़ रही है। इट इज़ द क्रॉस सेक्शनल प्लेन ऑफ लाइट बीम इन विच ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेटिंग इन द सेम फेज। सेम फेज का मतलब कि सेम टाइम पे सारे की सारी एनर्जी पहुंच रही है वो उस वेव फ्रंट पर। उसको मैं डायग्राम से आपको करता हूँ एक्सप्लेन। जैसे मान लो कि आपके पास एक सोर्स है, ठीक है। इसने मान लो लाइट निकाली इस तरीके से, ये लाइट देखो आगे बढ़ रही है, यहाँ से ये भी लाइट मान लो आगे बढ़ी, ठीक है ना। इधर से मान लो ये लाइट इस तरीके से आगे जा रही है, लाइट ही तो है, ये लाइट ऐसे आगे जा रही है, ठीक है। जब ये लाइट वेव के फॉर्म में आगे बढ़ रही है तो उसने कहा कि आगे चल क्या रहा है। अगर कोई पॉइंट लो और एक स्फेयर बनाओ पॉइंट को लेकर ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो उसने कहा कि इसके हर एक पॉइंट, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, है ना, ये लाइट यहाँ से चलेगी, यहाँ पहुँचेगी, उतने टाइम कितना लिया? टी टाइम लिया। यहाँ भी क्या लिया? टी टाइम लिया। यहाँ भी क्या लिया? टी टाइम लिया। यहाँ भी क्या लिया? टी टाइम लिया। ऐसे चारों तरफ बनेगा। ये जो स्फीयर बना, इसी स्फीयर को बोलेंगे वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट। सेम फेज का मतलब कि लाइट जो है वेव फ्रंट पर सेम टाइम पे पहुंच रही है। अगर जो वेव फ्रंट लिया उस पर जितने भी पॉइंट्स लेंगे, सारे के सारे पॉइंट पर जो लाइट है क्या है? सेम टाइम पे पहुंच रही है। तो जो वेव फ्रंट होता है उस पर जो पार्टिकल्स एज्यूम करोगे, आप इमेजिन करोगे, वो सब के सब सेम फेज में होंगे। क्यों? क्योंकि लाइट वहां पर क्या है, जो डिस्टर्बेंस है वो सेम टाइम में पहुंच रहा है। ऐसे आप दूसरा भी बना सकते हो, ऐसे ये दूसरा वेव फ्रंट भी बना सकते हो आप। पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, ठीक है ना। ऐसे वेव फ्रंट आप बना सकते हो, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर लाइट सेम टाइम पे पहुँच रही है। तो जो आपने इमेजिन किया वेव फ्रंट वो स्फेरिकल है। यहाँ मैंने बनाया है, देखो एक सोर्स है, यहाँ से लाइट चल रही है, ये भी वेव फ्रंट है, आपका ये भी वेव फ्रंट है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव फ्रंट बन सकते हैं। जैसे आपने कहा कि एक वॉलीबॉल लिया आपने, उस सेंटर में आपने एक पॉइंट सोर्स रख दिया, तो वॉलीबॉल का सरफेस क्या बन जाएगा? वो वेव फ्रंट बन जाएगा। और जो सरफेस है वो कपड़े का नहीं बना हुआ, जो सरफेस है वो लाइट का बना हुआ है, क्योंकि लाइट
का वेव फ्रंट है। वही वॉलीबॉल बड़ा होगा, जब वो बड़ा होगा तो कहोगे अगला सरफेस आएगा स्फेरिकल, फिर दूसरा आएगा, ऐसे लाइट आगे की तरफ बढ़ रही है, लाइट रे की तरह नहीं जाती है, वेव फ्रंट आगे बढ़ रहा है। ये हाइगन्स का इमेजिनेशन था, उसने इमेजिन किया। और द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, जितने लोकस मतलब ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, इन सारे पार्टिकल का जो लोकस होगा, लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच एट एनी इंस्टेंट आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। अगर इनको मिला देते हैं तो इन्हें बोलते हैं वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे इसको? वेव फ्रंट। अब टाइप ऑफ वेव फ्रंट की बात हम कर लेते हैं फटाफट। अगर आपका पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स यहाँ पर है, तो ये कैसा निकालेगा? अपने चारों तरफ स्फेरिकल वेव फ्रंट निकालेगा। ये पहला वेव फ्रंट आपका आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा। ये हमने एनर्जी जाती हुई दिखाई पड़ी, रे बनाया, रे तो बनाएंगे समझने के लिए, बट वास्तव में लाइट जा कैसे रही है? ऐसे जा रही है कि जा रही है इस तरीके से आगे बढ़ रही है ऐसे। तो पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल बनेगा, और स्फेरिकल वेव फ्रंट इज द प्रोड्यूस बाय द पॉइंट सोर्स एस ऑफ लाइट। इट इज बिकॉज द लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस। जितने भी इस पे पॉइंट्स आएंगे सब सेंटर से क्या होंगे? सेम डिस्टेंस पे होंगे। इस वेव फ्रंट का जितना भी पॉइंट होगा सेंटर सेम डिस्टेंस पे होगा। अलग अलग वेव फ्रंट आपने एक बना दिया तो उसका हर पॉइंट क्या है? सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होगा, उसे बोलेंगे स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है ना? अगर मान लीजिए आपका जो लाइन, जो आपका सोर्स है वो लाइन सोर्स है ऐसे एस, ये कैसा निकालेगा? सिलेंडर की तरह जो लाइट, ट्यूबलाइट होती है ना, तो उससे जो वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा वो एज ए सिलेंडर आगे बढ़ेगा, है ना, इस तरीके से। और ये आप यहाँ पर लिखा है मैंने, इसको पॉइंट आउट आप लोग कर लेना। इसको मैं समझाया भी हूँ, यहाँ बता भी दे रहा हूँ। इस तरीके से डायग्राम बनता है, और ये एक बड़ा सा बनेगा सिलेंडर, फिर और बड़ा बनेगा, फिर और बड़ा बनेगा, ऐसे लाइट आगे की तरफ ट्रेवल करेगी वेव फ्रंट के फॉर्म में। ठीक है। अब प्लेन वेव फ्रंट क्या होगा? प्लेन वेव फ्रंट का मतलब क्या होगा बेटा जी? अगर जैसे मान लीजिए ये वेव फ्रंट बना, ये पूरा का पूरा वेव फ्रंट बना है, इसमें छोटा सा एक कट करोगे तो ये बन जाएगा प्लेन। अभी पूरा का पूरा सिलेंडर है ना, जैसे आपके पास होता है ग्लास है, तो ग्लास एक सिलेंडर होती है। ग्लास कैसी होती है? सिलेंड्रिकल होती है। उसमें ग्लास के सरफेस से एक टुकड़ा छोटा सा कट करोगे, जो टुकड़ा आप कट करोगे वो प्लेन आपको दिखाई पड़ेगा। जैसे आपने कहा आपकी ग्लास है, ये यहाँ से आपने छोटा टुकड़ा कट कर लिया तो ये कैसा बनेगा? प्लेन बन जाएगा। ये सिर्फ इतना पार्ट अगर दी हुई है तो कहोगे सर ये प्लेन वेव फ्रंट है, स्फेरिकल नहीं पूरा का पूरा, क्योंकि पूरा का पूरा स्फेरिकल वेव फ्रंट तो है, इससे निकलने वाला वेव फ्रंट कैसा? स्फेरिकल है। लेकिन कोई छोटा सा पॉइंट कट कर लोगे आप पार्ट, तो उसे बोलेंगे स्फेरिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, है ना। या तो सोर्स को कहाँ रख दो? डिस्टेंस पर, बहुत दूर रख दो, तो वहां से आने वाली जो लाइट हो जाएगी पैरेलल, और जब लाइट होगी पैरेलल तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा? प्लेन वेव फ्रंट। तो मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट किया है कि डिस्टेंट कट सोर्स है, सोर्स बहुत दूर है, स्मॉल पार्ट ऑफ द स्फेरिकल का भी स्मॉल पार्ट ले सकते हो। जैसे ऐसे यहाँ कट किया आप छोटा सा पार्ट, ये वेव फ्रंट का ये प्लेन ही बनेगा ना, ये वाला ये प्लेन बनेगा। तो वही लिखा है मैंने कि व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट a small part of the spherical or a cylindrical wave front originating from a distance, बहुत दूर से लाइट आ रही है, will appears plane has it is called the plane wave front। देखो ये पूरा का पूरा कैसा है? प्लेन वेव फ्रंट है। और लाइट कहाँ से आ रही? देखो पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या है? ये लाइट रे है, ये लाइट रे है, ये लाइट रे है, ऐसी भरी लाइट रे भरी हुई है। और ये पूरा का पूरा जो वेव फ्रंट आपका बना, इसे बोलेंगे प्लेन वेव फ्रंट। इसके हर पॉइंट पर, यहाँ चाहे जो भी पॉइंट लो, हर पॉइंट पर पार्टिकल, हर पॉइंट पर एनर्जी सेम टाइम पे पहुंचेगी। जो इधर से एनर्जी आ रही है, लाइट एनर्जी, इसके हर पॉइंट पर सेम पहुंचेगी। ठीक है ना? आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए क्या मैं बोल रहा हूँ। और साथ में ये भी आपको याद रखना है कि जब वेव फ्रंट पर रे बनाओगे, लाइट रे बनाओगे, तो लाइट रे इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। यहाँ पर लिखना है, लिख लेना आप लोग कि लाइट रे ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। ठीक है बेटा जी? आई थिंक मेरी बात आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था, और ये हमने बताया था प्लेन वेव फ्रंट के बारे में। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? हाइगेंस का प्रिंसिपल क्या था, है ना, उसको मैं अगली वीडियो में करूँगा डिस्कस। आई थिंक मेरी बात आप यहाँ तक समझ गए कि वेव फ्रंट की मीनिंग क्या है और हाइगेंस की थियरी के हिसाब से वेव फ्रंट क्या है। ओके बेटा जी, थैंक यू।